जय गुरुदेव। क्लास 9th मैं अरविंद कुमार सिंह, संस्कार द गुरुकुल से आज वीडियो के माध्यम से आपका दूसरा पाठ क्षितिज का ल्हासा की ओर पढ़ाने जा रहा हूँ। सभी लोग खोलिए क्षितिज पुस्तक पाठ 2 ल्हासा की ओर। इस पाठ के लेखक राहुल सांकृत्यायन, इनका जन्म 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। इन्होंने काशी, आगरा से शिक्षा प्राप्त की थी और इनका नाम केदार पांडे था और 1930 में ये श्रीलंका जाकर के बौद्ध धर्म ग्रहण किए और इन्होंने संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, चीनी तमाम भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए इन्हें महापंडित भी कहा जाता है। 1963 में इनका देहांत हो गया। इन्होंने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, आलोचना तमाम विधाओं का साहित्य सृजन किया, अर्थात सभी चीजें लिखी और प्रसिद्ध ग्रंथ मेरी यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 20वीं सदी, बोलगा से गंगा, अथातो घुमक्कड़ की जिज्ञासा इत्यादि प्रसिद्ध है। यह आपके कोर्स में एक यात्रा वृतांत का वर्णन है। जब चीन से अलग तिब्बत एक देश था और वहां की राजधानी ल्हासा थी। तो चलते हैं हम पाठ की ओर, ल्हासा की ओर। यह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। जहां से लेखक जा रहा है वो बता रहा है कि नेपाल से तिब्बत जाया जाता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक नहीं, सैनिक रास्ता भी था, अर्थात नेपाल के रास्ते से कलिंगपोंग होते हुए जब जाया जाता था, उसी रास्ते का जिक्र शुरुआत में लेखक कर रहा है। अर्थात जितना व्यापार होता था, सैनिक भी जाते थे, वह सब इसी रास्ते से जाते थे। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले भी बने हुए हैं, जिसको बैंकर कहते हो, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं, जिनमें दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। अर्थात उस स्थान पर जहां पहले किला होता था, अब वहां किसान अपना घर बना लिए हैं, इसलिए कुछ आदमी वहां रहने लगे हैं, घूमते हुए मिल जाते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। अब लेखक यहां बता रहा है कि कौन सी आराम की बातें हैं और कौन सी तकलीफ की बातें हैं। वहां जाति पात
छुआछूत का सवाल नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। अर्थात आप किसी के घर को न जानते हो और फिर भी उस घर में आप घुस सकते हैं। हाँ, एकदम से भिखमंगा न बन करके ड्रेस में जाइए कि कुत्ते भी दौड़ा लें। आदमी की तो बात छोड़ो, अगर उस वेशभूषा में नहीं है, आम साधारण आदमी की तरह हैं, तो घर की चाहे बहू हो चाहे सास हो, आप अपने हाथ में लिए हो चाय बनाने की सामग्री, तो उसको दे करके उससे बनवा सकते हैं। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। अर्थात जो सामग्री आपने चाय बनाने के लिए दी है, अगर आपके मन में यह शंका है कि जिसको दिए हैं वह चोरी कर लेगा, आप खुद जहां बन रहा है वहां जा सकते हैं। जब चाय बन जाए तो आकर के उसको मक्खन और नमक डाल करके देख सकते हैं। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने लगा। राहदारी मतलब गुंडा टैक्स। आप इस रास्ते पर चल रहे हो तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहां भी सुमित के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे भी रहते ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी थी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। तो यहां जब भिखमंगे के वेश में आए हैं तो लोग रहने के लिए जगह दे देते थे, लेकिन जब एक रईस आदमी 5 साल बन के पहले आए थे तब लोगों ने इनको रहने के लिए जगह नहीं दी थी। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर करता है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। जैसे यहाँ आपके इलाके बस्तर में भी शाम को रोड पर चले जाइए तो छंग पी कर के लोग पूरे रोड को कवर किए रहते हैं, आपको बहुत बचा के चलना होता है। यही स्थिति लेखक बोल रहा है कि दिन भर तो उनकी मनोवृत्तियां ठीक रहती थी, मानसिक स्थितियां ठीक रहती थी, लेकिन शाम को जो है जब वह छंग पी लेते थे, एक तरह का एल्कोहल, तो उनको होश हवास नहीं रहता था कि कब किसको क्या कर देंगे। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। अब जो प्लेस का चलना था वो क्या नाम था उसका, डांडा थोंगला। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते थे। कितनी ऊंचाई? 16-17 हजार फीट।
समुद्र तल से। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता था। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थान में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहां गवाह भी तो नहीं मिल सकता। देखिए, जैसे आपके इस मैदानी इलाकों में या देश में कानून है, अभी एक व्यक्ति की लाश पड़ी हो तो तमाम पुलिस इंक्वायरी सब आ जाती है कि कैसे मारा गया, किस तरह से मरा, जांच बैठाई जाती है। लेकिन वहाँ कह रहे हैं कि इस तरह का कोई कानून तिब्बत में नहीं था उस निर्जन स्थान पर, और सरकार वहाँ की ज़्यादा पैसा भी नहीं इन तमाम चीज़ों पर खर्चा करना चाहती थी। और भी प्रॉब्लम थी कि मान लीजिए कोर्ट कचहरी में जाना पड़ता, हाँ कौन सा सबूत है आपके पास, तो आपके साथ कोई गवाह भी नहीं मिलने वाला था कि इस व्यक्ति ने हमको मारा है। डकैत पहले आदमी को मार डालते थे, उसके बाद देखते थे कुछ पैसा है कि नहीं। और जगह है तो पहले पैसा वसूल लेते हैं, पैसा मिल जाता है तो जी बचा देते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा होता है कि मार डालते हैं, उसके बाद पॉकेट में देखते हैं कि कुछ है कि नहीं। हथियार का कानून न होने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। जैसे लाठी किसे कहा जाता है, बुढ़े का सहारा। अगर आप लाठी लेकर के चल रहे हैं तो आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, इसका लाइसेंस दीजिए। लेकिन अगर आप बंदूक और पिस्तौल लेकर के चल रहे हैं तो तुरंत आप पकड़ लिए जाओगे, इसका लाइसेंस दिखाओ। जैसे मोटरसाइकिल लेकर के चल रहे हैं तो लाइसेंस मांगा जाता है, उसी तरह रिवॉल्वर और बंदूक का भी लाइसेंस मांगा जाता है। तो इस तरह से हथियार का कानून वहाँ कोई था नहीं। तो जैसे लाठी लेकर के बिना लाइसेंस के घूमते हैं, उसी तरह वहाँ हथियार लेकर के लोग घूमते थे। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है, अर्थात गवाह मिल जाएगा और बता देगा कि हाँ यह डाकू मेरे साथ छिनैती कर रहा था, इसलिए वह सबूत के साथ भी मिटा देते थे कि कोई बताने वाला नहीं मिले। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल तोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहां कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेखक कह रहा है हम भिखमंगे का वेश बनाए थे, और जब देखते थे कि यहाँ डकैतों जैसे लोग हैं तो वहाँ भीख मांगने का तरीका कर लेते थे। अपनी टोपी उतार करके, जीभ निकाल करके कुची कुची कहना चालू कर देते थे कि एक पैसा दे दो। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमत से कहा कि यहाँ से लंकोर के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ चलेंगे। इस तरह लंकोर जाने के लिए अब लेखक प्रस्थान करता है, और 16-17 मील है। 1 मील किसे कहते हैं? किलोमीटर पता है? 1 किलोमीटर और आधा किलोमीटर अर्थात 1.5 किलोमीटर को मिलाकर के 1 मील कहते हैं, और 3 किलोमीटर को 2 मील कहते हैं।
इस तरह 16-17 मील था कहाँ, लंकोर का रास्ता। तो लेखक ने कहा कि इतनी दूर, किससे कहा, अपने गाइड सुमित से, दूर नहीं चल सकते हैं तो चलिए कुछ यहाँ घोड़े कर लेते हैं, सामान रख देंगे फिर चलेंगे। इस तरह आज का वीडियो के माध्यम से क्लास समाप्त हुआ। अब अभ्यास के प्रश्न।